प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इस बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस बार लोग क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए मैं हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और इन स्टूडेंट्स से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूथ क्या चाहता है बजट को लेकर और क्या सोचता है। आपसे पूछूंगा, क्या नाम है? सर मेरा नाम अक्षत बत्रा है और मैं इस समय यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च स्कॉलर हूँ और अच्छा मेरे अक्षत, जी 1 तारीख को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। इस बार यूथ को क्या एक्सपेक्टेशंस है? यूथ को सर ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 1964 में एक कमीशन बना था जिसे हम कहते हैं कोठारी कमीशन, जो एजुकेशन पे बहुत बड़ा कमीशन माना जाता है। उसकी रिकमेंडेशंस आज तक जो है सरकार जो है उसको फॉलो नहीं कर पाई। उसने कहा था कि जीडीपी का 6% करीबन करीबन आपको अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। आज 2024-25 चल रहा है और अभी तक भी हम सिर्फ 4% पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो चलिए 64 की बात थी, अब तो उसको बढ़ा देना चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है थोड़ा टैक्सेशन रिलीफ्स भी इस समय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स छात्र हैं तो हम सबको थोड़ा टैक्सेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिविजुअली जो मध्यवर्गीय इस समय लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही बर्डन में हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इस समय इन सब चीज़ों का थोड़ा होना ज़रूरी अनिवार्य है। तो आपको लगता है कि एजुकेशन में इनको लगता है कि एजुकेशन में जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना चाहिए। आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस क्या है, काम आता बिल्कुल बढ़ना चाहिए क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है किसी भी इकॉनमी का कहा जाए बेस पॉइंट होता है। आज भी मैं बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ जहाँ पर उस तरीके का इंफ्रा नहीं है। यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो करीबन कहा जाए $30 बिलियन जो है कहा जाए हमारी जीडीपी का नुकसान होता है यहाँ से बाहर जाने के लिए। हमारे यहाँ का जो क्रीम इंस्टीट्यूशन है वहाँ से भी बच्चे बाहर निकल के जा रहे हैं। जो बी ग्रेड इंस्टीट्यूशन है, जो छोटे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर उस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इवन दो टीचर स्टूडेंट रेशियो भी यहाँ पर जो है बहुत कम है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ तो बहुत बेहतर है, फिर भी मैं तमाम यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में भी रहा हूँ। तो कहा जाए एजुकेशन सेक्टर पे तो काम करना ही चाहिए। साथ में इन्होंने टैक्स की बात की, तो जो लोअर मिडिल क्लास है हमारा, तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा टैक्स बेस बढ़ा के और एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दे, जिससे कंजम्पशन जो है वो कहा जाए बढ़ेगा। क्योंकि जब इंसान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसे आप ही हैं, आपको कम टैक्स देना पड़े तो आप कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूम करेंगे तो पैसा वो इकॉनमी में जाएगा, जिससे जो है इकॉनमी में सर्कुलेट होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और हम तो वैसे भी भारत जो है सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री है और अभी रिसेंट में सब मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी हो गया बिकॉज द चाइना एज पर CSO रिपोर्ट। तो इतनी बड़ी यूथ को यदि आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। एक इकोनॉमिक्स में जो है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। तो मल्टीप्लायर के थ्रू जब तक गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर इस सेक्टर पे नहीं करेगी, तब तक जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो हमारा एक्सेलरेटर नहीं काम करेगा, जिससे इकॉनमी हमारा जो विजन है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का कि हम 2027 में पा लेंगे, तो वो नहीं पूरा हो पाएगा। एक मेरी किताब भी उसी पर आने वाली 5 ट्रिलियन इकॉनमी गोल जो इंडिया का है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को देखा कि कैसे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहाँ पर भी जो है कहा जाए जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है केवल 17% है और जो एम्प्लॉयमेंट वो दे रहा है अप्रॉक्स आधी आबादी को, हमारे 50% लोगों। तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो मतलब कहने के मतलब ये है कि एक तरफ तो पहले सैलरी पे टैक्स, उसके बाद फिर मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम जो है उससे लोग मर रहे हैं। आपसे पूछता हूँ कि जब टैक्स की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है वो कहता है कि साहब हम अफेक्टेड हैं, और न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात हो रही है कि उसी में परेशान है कि कौन सा ऑप्ट करें। तो इस बार क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि एक कोई नया सिस्टम बन जाए, एक सिंगल सिस्टम बन जाए टैक्सेशन का? मेरा नाम मानसी है। मैं यहीं की JRF स्कॉलर हूँ। तो मेरा आपके इस प्रश्न पे ये मानना है कि टैक्स का जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा ज़रूर सकते हैं। बहुत टाइम से ये चल रहा है कि जो आपका न्यू स्कीम में भी 7.5 लाख का जो आया है आपका एग्जेम्पशन लिमिट, इसको बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया जाए तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है। और बाकी डिडक्शंस हैं, अब जो हमारी नई स्कीम है उसमें कुछ डिडक्शंस हमें नहीं मिलते। जैसे एक डिडक्शन है 80C, वो हमें नहीं मिलता है, जो कि हमें ओल्ड रिजीम में जिसका
मिलता है हमें कितना प्रॉफिट मिलता मतलब 1.5 लाख का उसका है, तो वो भी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अगर 2.5 तक कर दी जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी एक मिडिल क्लास रेजिडेंट। आपको ये लगता है कि दोनों टैक्सेशन सिस्टम जो है उसको मर्ज करके कोई नया सिस्टम बन जाए? करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। अच्छा, कई बार लेडीज को लेकर के पुरुष जो है ना कहते हैं कि साहब लड़कियों को तो सरकार बहुत फायदा दे देती है, लड़के बेचारे कमा के सरकार को पे कर देते हैं, ऐसा कुछ फील होता है क्या? ऐसा कह तो नहीं सकते, ग्राउंड लेवल पे हाँ कह सकते हैं, लेकिन हाँ करंटली सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जो वुमेन सेंटर्ड हैं और उससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, जो आने वाले सालों में 3-4 सालों में शायद उसका कुछ बेनिफिट नज़र आएगा। निर्मला जी को लेके बहुत मीम्स बनते हैं, है ना, कि मतलब इतना टैक्स लगा देती हैं, तो महिलाओं को कुछ बेनिफिट है या कुछ एक्सपेक्टेशन लेडीज को क्या है? जो वुमेन सेंटर्ड स्कीम्स हैं, अगर वो मतलब बहुत लाई तो बहुत सारी गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करी गई हैं अभी, तो मुझे लगता है कि अगर उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हाँ बेनिफिट मिलेगा। आप बताओ, निर्मला जी को लेके बड़े मीम्स बनते हैं, जैसे मैंने इनको कहा अभी, आप इंस्टा वगैरह पे देखो, क्या वाकई में इतनी परेशानी है जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, या इस बजट में आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ मीम्स में कमी आ जाएगी? जी, मेरा नाम अनवर सईद है। मैं यहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। बेसिकली देखिए, मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का, और इस समय जितना इन्फ्लेशन रेट है, आरबीआई बहुत टाइम से इसे कंट्रोल करना चाहता है, विद इन लिमिट लाना चाह रहा है, मगर वो थोड़ा सा जो खासतर फूड बास्केट जो कहते हैं, वो इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तो अब या तो सरकार ये करे कि जो टैक्स की इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है उसको थोड़ा बढ़ा दें, कि जो रियल इनकम है आदमी के पास वो सोसाइटी के पास पहुँचे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए भी है कि 1.5 लाख से एटीसी के तहत 1.5 लाख से 2.5 लाख भी किया जाए। और जाहिर सी बात है, आदमी परेशान है, और मिडिल क्लास के लिए इस तरीके की थोड़ी सी रिबेट और एग्जम्पशन होना ही ये चाहिए। बात तो उन्होंने मान लीजिए कह दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार को, आप चूंकि उसी फील्ड से हैं, क्या नया कुछ कर सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट के तौर पे आप सजेस्ट करना चाहो निर्मला जी को। जी, बेसिकली सजेशन तो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उस तरीके की स्किल बेस्ड सारी नई नई प्रोग्राम्स आएँ, और जितना ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी। मगर इनकम अगर वो आदमी के हाथ में ना रहे स्पेंड करने के लिए, तो फिर उस ऐसी इनकम का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए टैक्सेशन रिलीफ बहुत ज़रूरी है। टैक्स से इतर कुछ है सजेशन निर्मला जी के लिए? यस सर, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव एंड आई एम हियर जेआरएफ स्कॉलर। सर, मेरी यही सजेशन है कि जैसे हम एज अ यूथ जॉब ज्वाइन करते हैं, तो फिर स्टार्टिंग में ही हम लोग के सैलरीज मान लीजिए डिडक्शन लेवल के ऊपर जाते हैं, कि मान लीजिए एग्जामिशन के ऊपर जा रहे हैं, फिर हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अमाउंट, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ये सब जो है इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है टैक्स स्ट्रक्चर्स में। तो ये हम सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि इन सब को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये एज अ हम डबल टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं इंडिया में। जैसे कि इनकम टैक्स डबल नहीं, मल्टीपल कह सकते हैं, कि जैसे हम एक इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर हम जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी हम 20% दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में, अराउंड 12.5% दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एज अ सजेशन मैं देना चाहूँगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फॉर दिस बजट। अच्छा, अब आपसे तो बात हो गई है, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब जीडीपी की बात होती है ना, तो 2-3 सालों से जीडीपी थोड़ी सी स्लो है, और सरकार कह रही है कि 27 तक $5 ट्रिलियन, यूपी में तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि इस बार का बजट कुछ, क्योंकि कोई केंद्र का चुनाव नहीं है, तो इस तरह का बजट हो सकता है जिससे जीडीपी को बेनिफिट हो? सर, माय नेम इज़ अर्पिता शर्मा, मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर, रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ देखी गई है कि डे बाय डे हमारी जीडीपी डिक्रीज़ होती चली जा रही है। द फैक्ट इज़, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है, और वो ऊपर ही ऊपर चीज़ें देख करके जैसे सर, जैसे कि अभी एजुकेशन का, मैं बेसिकली एजुकेशन का ही लेकर के चल रही हूँ। अगर हम एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एजुकेशन को परस्यू करने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती है। तो उसके लिए लोन्स की फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करी गई कि हाँ, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो उस पर भी जो बैंक है वो हमसे 8% चार्ज करती है। अगर गवर्नमेंट उसमें हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। सरकार तो कहती है फेलोशिप देते हैं। फेलोशिप देते हैं, बट अभी हम यूजीसी का बजट देखें तो इस बार जो लास्ट ईयर बजट आया था, उसमें यूजीसी का जो अमाउंट वो प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको उन्होंने इस बार कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी फेलोशिप आने में
थोड़ा सा समय लग जाता है। तो सर हम तो पूरे उसी पे डिपेंड करते हैं, और बीइंग मतलब हम लोग जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो हम और कोई चीज़ को ऑप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम फेलोशिप उठा रहे हैं। तो अगर वही चीज़ हमारी रुक जाएगी तो हमें भी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब एक होता नहीं कि हम कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, हमें वो अलाउड नहीं है, तो हम पूरी मतलब पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहे हैं, हमारी स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, वो भी हमारी इरेगुलर आ रही है। तो इस वजह से सर हमें इस चीज़ में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और अगर गवर्नमेंट हमें एजुकेशन लोन में थोड़ी सी हेल्प करती है, जैसे गवर्नमेंट हमें 3% की हेल्प करता है, बट वो अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। सर तो मेरा ये स्टूडेंट्स के अलावा और जैसे फार्मर्स की हम बात करें तो हर बार होता है ना कि किसानों की आय दूनी होना चाहिए। तो आप बतौर एक रिसर्च स्कॉलर इकोनॉमिक्स की फील्ड से क्या सुझाव देंगे या क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार कर सकती एग्रीकल्चर का तो उतना हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि नई नई चीज़ें मतलब कमर्शलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिस चीज़ों पर उनको बेनिफिट हो सके फार्मर्स को, कि वो ऐसा क्या चीज़ उगाएं और मार्केट में बेचें तो उनको सही प्राइस मिले। होता क्या है, उनसे लोग सस्ते में ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद में वो मार्केट में जब वो उसको बेचा जाता है वो दुगने तिगने दाम में बेचा जाता है। हमें लगता है कि ये जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है उसमें जो भी इसका है प्रोसीजर, मतलब बिचौलिया सिस्टम खत्म करके डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट हमें लगता है फार्मर को मिलना चाहिए। मेहनत वो कर रहे हैं और बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, तो इस पर एक सजेशन मेरी तरफ से है, एमएसपी जैसे है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी जगह पर मिनिमम फेयर प्राइस का सिस्टम गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए। मिनिमम फेयर प्राइस क्या है, जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट आता है, उसका कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है, ₹5 ही है और वो इतने बड़े से इतना बड़ा। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिसाइड करता है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी फार्मर हैं उनको प्राइस डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। आप ऐसा कुछ सिस्टम करिए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने सालों साल पहले जो है एमएसपी डिसाइड कर दिया, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे सैलरीड पर्सन है, मेरी सैलरी 1 लाख है तो 3% जो है अभी डीए बढ़ेगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो किसानों के प्रोडक्ट जो हैं उनके भी प्राइस तो बढ़ने चाहिए, तो मिनिमम फेयर प्राइस सिस्टम आना चाहिए जो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड हो, डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट जो एमएसपी तो इसी फॉर्मूला से होता है। वो मार्केट प्राइसेस पे नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ना। गवर्नमेंट इसी तरह करती है ना कि गवर्नमेंट का ये रहता है कि साहब सिंचाई का खर्चा कितना, बीज का खर्चा कितना, मेहनत का कितना, उसके हिसाब से एक रेट लगा। एक बार साल में उन्होंने डिसाइड कर दिया, उसके बाद वैसे ही चलता गया है। और वहाँ पर एश्योरेंस नहीं, सारे किसान कहाँ एमएसपी पर अपने सामान को दे पाते हैं, उनको तो मार्केट में बेचना पड़ता है, मीडिएटर उसमें कमाते हैं, प्राइस बढ़ता है तो भी किसान को फायदा नहीं होता है, गिरता नुकसान उसी का होता है। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में खरीद के व्यवस्था ठीक नहीं है तो प्राइवेट वाला उसका बेनिफिट ले लेता है। जी, आप भी कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली हेलो सर, माय नेम इज़ सोनाली जायसवाल। एक्चुअली मैं सर से अग्री करूंगी, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, लाइक सर सेड एमएसपी की जो भी पॉलिसीज़ थी, बट फार्मर्स उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। होता क्या है कि पॉलिसीज़ तो बहुत ही फैंसीज बनती है, बट उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो विजन होते हैं, उनसे जो भी एंड रिजल्ट आता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आई रियली वॉन्ट टू अर्ज द गवर्नमेंट की जो उनकी पॉलिसी बना रहे हैं वो तो अच्छी है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं जिससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हो सकता है, फार्मर्स का भी भला हो सकता है, बट जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे है। एमएसपी वाली चीज़ भी अच्छी है, बट सर ने बोला कि फार्मर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, बिकॉज फार्मर्स को पता ही नहीं कि हमारे लिए पॉलिसीज़ क्या बनी है, हमें उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मिडिल मैन है वो बेनिफिट किए जा रहे हैं, बट जो एंड कंज्यूमर है जिनके लिए पॉलिसीज़ बन रही है उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को अपने एग्जीक्यूशन पार्ट पर ज़्यादा काम करना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि सरकार खरीद नीति तो बना लेती है। एक किसान 2 कुंटल आलू लेके गया तो उसने कहा कि साहब बोरे ही नहीं है, अब वो बोरा लेने कहा जाए तो वो बाहर जाकर के किसी को बेच देता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसान जो है अपना आराम से जाकर के सरकार को बेच और सके। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिसीज बनी है बट कम्युनिकेशन ही नहीं है, फार्मर्स को पता ही नहीं कि हमारे लिए पॉलिसीज क्या बनी है, हमें कैसे उनकी हेल्प लेकर हमें उसका बेनिफिट लिया सकता है। तो आई थिंक जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करें वो पॉलिसीज, वो किसके लिए बना रहे हैं। जी जी जी। मैं आप सभी को मैं जानता हूँ जैसे सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि, और ये युग इस समय क्रिप्टो करेंसी और इन सब का है, पर आपको जान के बहुत आश्चर्य भी महसूस होगा कि हमारे देश में हम Dream11 जैसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हमारे देश में फॉरेक्स बैन है। आप फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो क्यों? आप नेपाल जाइए, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, भारत में क्यों नहीं? भारत कहता है कि हम फॉरेक्स को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ INR में ट्रेड करने को आपको ऑप्शन देंगे। आप कहते हैं इन्वेस्टर्स बढ़ें, लेकिन आप कहते हैं कि वो Dream11 में इन्वेस्ट करें।
ये चीज़ सरकार को, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट में सरकार को फॉरेक्स पे थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। फॉरेन मार्केट भी हमारी मार्केट पूरी फॉरेन मार्केट से कहीं ना कहीं भी रेगुलेट होती है। आप इन्वेस्टर से कहते हैं आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट मत करिए, और इन्वेस्ट करिए तो सिर्फ आईएनआर में करिए। आईएनआर का फ्लक्चुएशन इतना अच्छा नहीं है अगर हम माना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरती है यूएस डॉलर। बाकी फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट सरकार बैन कर देती है, कहती है आप इन्वेस्ट ना करिए, और आप फिर कहते हैं कि युग के साथ चलिए, इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करिए तो हमें बहुत अत्यधिक टैक्स दीजिए। तो ऐसे चल के आप सरकार पॉलिसी नहीं बना सकती। आप चीज़ों को बैन करके ऐसे नहीं कर सकते कि चीज़ें इनोवेट होंगी और पीपल उसमें इन्वेस्ट मोर करेंगे। आखिर में आपसे भी सवाल, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार सरकार से? जी, मेरी एक्सपेक्टेशन, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी हमारे देश का जो प्लान है आत्मनिर्भर बनने का 2047 तक, तो अगर हम टैक्स की बात करें या बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो मैं इस पर कमेंट नहीं करता हूँ, बिकॉज इज़ द पार्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एंड फिस्कल पॉलिसी डिसीजन, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट करने का नहीं रखते। लेकिन फिर भी एज अ रिसर्च स्कॉलर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अपने देश को डेवलप बनाना चाहती है, इंडिया को डेवलप करना चाहती है, तो वी नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा ये मानना है कि अभी भी जो हायर एजुकेशन हमारे यहाँ पर है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है, और जो हमारा यूथ है, मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ दुधारू गाय का। दुधारू गाय है, जब तक दूध दे रही है आप फ़ायदा ले लीजिए, बूढ़ी होने पर कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक जापान की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो चुकी है और वो देश को उतना सपोर्ट करने में पॉसिबल नहीं है। मतलब यूथ ओरिएंटेड बजट। यस, यूथ ओरिएंटेड बजट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको प्रमोशन देना चाहिए ताकि नई वो टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हों। हम जो अमेरिका या डेवलप कंट्रीज़ की जो पुरानी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मीन बेसिकली हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं कि उनकी जो यूज़ टू टेक्निक हो गई वो हमें दे देते हैं और हम वो उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर हम लोगों को एक कदम आगे रहना है और डेवलप करना है तो हमें अपनी वो टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी जो हमारे देश को एक अगले लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कैपेसिटी रखें। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम टैक्सेशन या बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो प्रॉब्लम हर जगह पे रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि अगर हमें डेवलप होना है तो ये की एरियाज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट एरिया मैं और कहना चाहूँगा कि मैं एक देखना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो डिजिटलाइजेशन है ये अभी तक एक सही वे में नहीं हुआ है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हमारे अपर प्राइमरी लेवल हो या चाहे हमारे जूनियर लेवल हो या हायर एजुकेशन हो, इसमें जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और स्मूथली एंड इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे टीचर्स भी थोड़ा सा स्किलफुल हों जिसकी वजह से हम लोगों का इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेने आते हैं और एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन होता है प्रॉपरली, तो एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी कम लागत में एक अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकता है। और इसी बेसिस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल R&D में, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार, पिछली बार 20% इंक्रीज़ देखने को मिला था स्कूल एजुकेशन पर एंड 10% इंक्रीज़ था हमारे हायर एजुकेशन पर, अप्रॉक्सीमेटली 8%। मैं इससे ज़्यादा की इस बार इंक्रीज़ की उम्मीद रखता हूँ। आखिर में सबसे एक सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, टैक्स या एजुकेशन या कुछ और? So I think एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन फार्मर्स और सर बोथ एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? टैक्स में जो रेट है वो, जो दायरा है वो बढ़ाना, एजुकेशन, फार्मर या कुछ और? मेरा है कि सारा के सारा ये सबको लेकर साथ में चलना चाहिए कि मिडिल क्लास को भी फ़ायदा हो सके, एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए फार्मर्स को भी बेनिफिट उसका मिल सके, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी अपनी बना रही है, और यहाँ एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। सिस्टम, पॉपुलेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इस पर जो है फोकस करना चाहिए। स्पेस, सिस्टम, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, कल्चर और जो है एजुकेशन। मुझे लगता है कि जैसे सरकार के ऊपर एक तमगा जड़ गया है कि वह पूंजीवादियों की सरकार है, तो मुझे लगता है इस बार मिडिल क्लास को थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। सर हायर एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि R&D डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन दोनों एक साथ होकर चले ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स और एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर छूट गया था सबसे। हेल्थ केयर, जी बिल्कुल। मैं एक छोटा सजेशन
एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसे जीएसटी जो लगाते हैं हम, ऑल दो बेसिक नेसेसरी जो आपकी मेडिसिन है उन पे बहुत ही नेग्लिजिबल है या फिर एग्जेम्प्ट है, काफ़ी हद तक एग्जेम्प्ट है, बट जो हमारे हाई एंड वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन पे बहुत हाई एंड जीएसटी लगता है. तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू रिड्यूस जीएसटी ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्कॉलर हूँ जो कि काम कर रही हूँ इंश्योरेंस मार्केटिंग से एरिया में, तो मैं बोलना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टैक्सेस जो हैं या लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको हटा देना चाहिए. और आप देख ही रहे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस एक मैक्सिमम बर्डन पड़ जाता है जब जैसे कोई मेजर इलनेस के टाइम पे एक आउट ऑफ पॉकेट लोगों को देना पड़ता है. तो वो इंश्योरेंस अगर अफोर्डेबल रेट में मिडिल क्लास को मिल जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी. तो ये एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है. तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स रिजीम में थोड़ा सा कुछ सुधार हो, साथ ही एजुकेशन, हेल्थ, जीएसटी से जुड़े मुद्दे, इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, ये स्टूडेंट्स का मानना है कि इस बार टैक्स में होगा, पर इस बार टैक्स में क्या होगा ये 1 तारीख को पता चलेगा. इसलिए देखते रहे एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी टैक्स से जुड़े, इस बार के बजट से जुड़े हर उन मुद्दों को छूने की कोशिश करेगा जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी हैं. लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया.